हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। राम राम सभी को। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी का एक टॉपिक है वायुदाब की पेटियां। पृथ्वी पर कितनी वायुदाब पेटियां हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, और ये कौन कौन सी हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। व्यापारिक पवनों के बारे में पढ़ेंगे और पछुआ पवनों के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पृथ्वी पर कहाँ कहाँ पर मिलती हैं इनके बारे में हम अच्छे से देखेंगे, तो ध्यान देना। अब शुरू करते हैं, ठीक है। वायुदाब पेटियां कौन कौन सी हैं? जैसे ये है ना, ये डोलड्रम, शांत पेटी, निम्न वायुदाब क्षेत्र कहाँ पर है, उच्च वायुदाब क्षेत्र कहाँ पर, ये सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये देखो, मैंने बनाया है कि ग्लोब का चित्र, मतलब पृथ्वी बनाई है एक, है ना, और पृथ्वी में ये क्षेत्र दर्शाए हैं। आप एक बात है, आप ये जरूर बताना कि ये चित्र कैसा बना, कमेंट करके जरूर बताना, है ना। ठीक है, अब चलो शुरुआत करते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा होती है, उसे हम भूमध्य रेखा, विषुवतीय रेखा, इक्वेटर रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये 0 डिग्री से शुरू होती है। अब 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री दक्षिण में, मतलब जो भूमध्य रेखा है ना, उसके जो ऊपर का हिस्सा है, ये ऊपर वाला, ये वाला हिस्सा तो होता है उत्तरी गोलार्ध, और ये भूमध्य रेखा के नीचे वाला हिस्सा होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण, इन दोनों अक्षांशों के बीच निम्न वायुदाब क्षेत्र मिलता है, मतलब विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र। अब इसी क्षेत्र में हमें मिलता है डोलड्रम या शांत पेटी। डोलड्रम और शांत पेटी कहां से कहां तक मिलता है? 0 डिग्री से लेकर उत्तर में 5 डिग्री तक और दक्षिण में भी 5 डिग्री तक। ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये डोलड्रम कहलाता है। यहां पर न तो आंधी आती है न तूफान आते हैं, और ये कहाँ मिलता है? ये विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी के बीच में मिलता है। ये बात ध्यान रखना कि डोलड्रम कहाँ मिलता है, विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र, है ना, इनके बीच में मिलता है। तो ये दोनों तरफ होता है, 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण में। तो ये दोनों तरफ डोलड्रम और शांत पेटी होती है। और यहाँ पर न तो आंधी आती है न तूफान आती है। क्यों नहीं आती? क्योंकि वर्ष वर्ष सूर्य की किरणें यहाँ पर लंबवत चमकती हैं, इससे ये हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। और एक बात और ध्यान में रखना कि जो ये डोलड्रम क्षेत्र है ना, यहाँ पर हवाएं क्षैतिज नहीं चलती है, मतलब ऐसे सीधी नहीं चलती है, ऐसे यहाँ पर चलती है ऊर्ध्वाधर, मतलब ऊपर की तरफ उठती हैं। वायु गर्म होगी और सीधी ऊपर की तरफ उठ जाएगी। ठीक है, अब इतनी बात ध्यान में रखना। अब है लगभग अश्व अक्षांश, जो जिसे बोलते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी भी बोलते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य मिलता है। ऐसे ही दक्षिण में 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अक्षांश के मध्य मिलता है। यहाँ पर उच्च वायुदाब होता है, हाई प्रेशर होता है, और इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, या फिर इसे बोलते हैं अश्व अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, अश्व अक्षांश क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले व्यापारी थे जो जहाज में व्यापार करते थे ना, घोड़े लाते थे, उनके साथ चारा भी लाते थे। तो जो यहाँ की हवाएं ऊपर उठकर यहाँ पर नीचे उतरती थी, इसलिए जहाजों में क्या होता था? वजन होता था, और हवाएं ऊपर से नीचे आती थी, नीचे दबाती थी उस जहाजों को, तो वो डूबने लग जाता था। तो जहाज को हल्का करने के लिए जो घोड़े का चारा है वो फेंक देते थे, फिर भी कम नहीं हुआ वजन, तो फिर घोड़ों को ही फेंक दिया करते थे। इसीलिए इस क्षेत्र को अश्व अक्षांश
बोलते हैं। ठीक है, अश्व अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर जो अश्व अक्षांश है ना 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य दोनों तरफ, उत्तर में भी और दक्षिण में, यहां पर जो आसमान है ना वो एकदम स्वच्छ रहता है, दोनों गोलार्धों में साफ आसमान मिलेगा। अब चलते हैं हम अगली पेटी की तरफ, जो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है। ठीक है, यहां पर लो प्रेशर होता है, मतलब निम्न वायुदाब होता है। निम्न वायुदाब क्यों होता है? क्योंकि जो अश्व अक्षांश पर जो हवाएं उतरती हैं वो इस तरफ बढ़ेंगी। ठीक है, और जो ध्रुव पर उच्च वायुदाब होगा वो भी इधर आएंगी, तो आपस में यहां पर टकराएंगी, दोनों तरफ से ऐसे टकराएंगी। तो टकराने की वजह से क्या होगा, ये ऊपर की तरफ उठ जाती है, तो इस कारण से यहां पर निम्न वायुदाब हो जाता है। ठीक है, और फिर ये ध्रुवीय उच्च दाब वायुदाब पेटी, और ध्रुव पर हमेशा उच्च वायुदाब मिलता है। इसी तरह दोनों तरफ है, तो कितनी पेटी हो गई? ये 7 पेटी हो गई। देखो गिनते हैं, 1 2 3 4 और 3 इस तरफ, 1 2 3 7 हो गए ना, 7 ये वायुदाब पेटी हो गई। तो 7 में से जो 0 डिग्री से 10 डिग्री है निम्न विषुवतीय रेखा वाला डोलड्रम वाला क्षेत्र, ये निम्न वायुदाब हो गया। और जो दोनों तरफ अश्व अक्षांश है वो हाई प्रेशर वाला हो गया, और दोनों तरफ उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी ये लो प्रेशर हो गया, और दोनों ध्रुव पर हाई प्रेशर हो गया। दोनों ध्रुव पर कौन सा हो गया? हाई प्रेशर, मतलब उच्च वायुदाब हो गया। अब है ये 7 पेटियां हैं, तो इन 7 पेटियों में ये पूछा जाता है कि कौन सी जो वायुदाब पेटी है वो गतिजनित है और कौन सी तापजनित है। तो याद रखना 3 तो तापजनित हैं और 4 गतिजनित है। तो कौन कौन सी तापजनित है? ये वाली 0 डिग्री वाली, यहां से यहां तक की है ना, 0 से 10 डिग्री तक, 0 से 10 डिग्री तक दोनों तरफ, ये तो है तापजनित। कौन सी है ये वाली तापजनित। और दोनों ध्रुव पर ये तापजनित। तो कितनी हो गई? 3 हो गई ना, 1 2 और 3, और बाकी बची ये गतिजनित हो गई। कौन कौन सी? उपोषण उच्च वायुदाब पेटी अश्व अक्षांश ये गतिजनित है, और उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी ये भी गतिजनित है। और ठीक है, अब वायु का परिसंचरण है ना वो 3 तरीके का होता है। वायु का परिसंचरण 3 तरीके का। तो 3 तरीके का कौन कौन सा है? देखो, एक तो ये है हेडली कोष, एक फेरल कोष, ठीक है, और एक है ध्रुवीय कोष या पोलर कोष। तो ये 3 तरह का वायु संचरण होता है। तो ये कहां से मिलते हैं? ये हम ये व्यापारिक पवने और पछुआ पवने देखेंगे ना, तब आएगा ये समझ में। तो अब देखते हैं व्यापारिक पवने। तो व्यापारिक पवने ना ये उत्तर में अश्व अक्षांश से चलती हैं। और किस तरफ चलती हैं? ये चलती तो सीधी हैं, पर फेरल के नियम के अनुसार ये क्या करती हैं? अपनी दाईं ओर घूम जाती हैं। मतलब पृथ्वी के कोरियालिस बल के कारण हवाएं मुड़ जाती हैं, और हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे ना, मतलब उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ेंगे दोनों तरफ, तो कोरियालिस बल है ना वो बढ़ता जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो ये कहां से कहां तक चलेंगे? ज्यादातर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, अब ध्यान रखना है ना। तो व्यापारिक पवने उत्तरी गोलार्ध में किस तरफ चलती हैं? उत्तर पूर्व। किस तरफ से? दक्षिण उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चलती है। व्यापारिक पवने उत्तरी गोलार्ध में कहां चलती हैं? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चलती है। ठीक है, अब यह है
पछुआ पवने। अब ये देखो, पहले तो ये देखेंगे हेडली कोस। तो हेडली कोस है ना, तो ये व्यापारिक पवनों के बीच में पाया जाता है, लगभग 10 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य हेडली कोस पाया जाता है। ये याद रखना, हेडली कोस कहाँ पाया जाता है? व्यापारिक पवनों के बीच, दोनों तरफ मिलता है, दोनों तरफ ही होती हैं व्यापारिक पवने, दक्षिणी गोलार्ध में भी और उत्तरी गोलार्ध में भी। ठीक है, अब है पछुआ पवने। तो पछुआ पवने ये उपोषण उच्च वायु दाब पेटी से चलेंगी, मतलब यहां पर अश्व अक्षांश पर वायु जो भूमध्य रेखा से उठकर आती है वो नीचे की तरफ आती है ना, तो ये इस तरफ से ये स्पीड से चलती है ना, इस तरफ किस तरफ चलेंगी? ये उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी की तरफ चलेंगी। तो ये चलेंगे और अपनी कोरियाशील बल के कारण दाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो ये किस तरफ चलती हैं? दक्षिण पश्चिम से। कहां से? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। याद रखना, व्यापारिक पवने उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम चलती हैं, पछुआ पवने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व चलती हैं, ऐसे चलती हैं। ठीक है, और इन पछुआ पवनों के बीच में कौन सा कोष पाया जाता है? फेरल कोष पाया जाता है। पछुआ पवने हो गई है। ठीक है, अब है उच्च ध्रुवीय वायुदाब पेटी में जो पवने चलती हैं उन्हें कहते हैं ध्रुवीय पवने या ध्रुवीय हवाएं। ये कहां से चलती हैं? किस तरफ चलती हैं? ये उत्तर पूर्व से चलती हैं, ऐसे चलेंगी, ऐसे इस तरफ आएंगी ये, ठीक है ना, इस तरफ। तो ये दोनों पवने भिड़ती है ना, आपस में टकराती हैं। कौन सी? पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने आके यहाँ पर टकराती हैं तो ऊपर उठ जाती हैं। तो ये कौन सी ये हो गई? ये गतिजनित हो गई, ये भी गतिजनित हो गई, और इसी तरह से ये नीचे की तरफ मिलते हैं, ये कोष है। और अब ध्रुवीय कोष या पोलर कोष ये कहाँ पाएगा? 65 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में पाएगा। ये ध्रुवीय हवाएं होती है ना, यहाँ पर चलती है, और इनको याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इनका चित्र बना लेना, बहुत अच्छे से याद होंगे। एक बार चित्र याद कर लिया ना, देख लिया तो बहुत ही अच्छे से। अब चलते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में भी व्यापारिक पवने चलेंगी, है ना। तो व्यापारिक पवने चलेंगी तो ये कहां से कहां चलेंगी, अब ये देखना है। तो देखो ये है ना, ये व्यापारिक पवने ये चल रही है सीधी, है ना, और ये कोरियाशील बल के कारण या फेरेल के नियम के कारण अपने बाईं ओर, दक्षिण में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। मुड़ गई ना, ये देखो ऐसे मुड़ रही है ना, ये दक्षिण में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो ये कहां से कहां चलेंगी? ये देखो, ये दक्षिण से, दक्षिण पूर्व से, किस तरफ से? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवने दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलेंगी, ये याद रखना। और व्यापारिक पवनों के मध्य कौन सा कोष मिलता है? तो ये कौन सा कोष मिलता है? हेडली कोष मिलता है, याद रखना। और अब है पछुआ पवने दक्षिणी गोलार्ध में, तो इनकी दिशा भी अलग होगी, उत्तर की जैसे नहीं होगी। कैसे होगी? ये इस तरफ चलेंगे, देखो ये चल रही है ना, सीधी चल रही हैं, पर ये कोरियाशील बल के कारण ये मुड़ गई अपनी दाईं ओर, ये दाईं ओर मुड़ गई। तो ये कहां से चलेंगे? उत्तर पश्चिम से। कहां से? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ। क्या? दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवने उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ चलेंगी, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब आपने ये भी सुना होगा, गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60, ये क्या है? ये भी हवाएं हैं, और इन्हें ये नाम क्यों देते हैं? क्योंकि जो 40 डिग्री के आसपास जो अक्षांश होती है ना, 40 डिग्री अक्षांश ऐसे अक्षांश होती है, उसके आसपास जो हवाएं चलती हैं उसे गरजता 40 कहते हैं। 50 डिग्री के
आसपास 40 से 50 के बीच में जो हवाएं चलती हैं, जो डिग्री अक्षांश है ना दक्षिणी गोलार्ध में, उसे प्रचंड 50 कहते हैं। और ये चीकती 60 है ना, ये 50 से 60 डिग्री के मध्य चलती है, तो इन्हें क्या कहेंगे हम, चीकती 60। और ये 60 डिग्री अक्षांश के मध्य चलती है, मतलब 50 से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य। ये दक्षिण में है, दक्षिणी गोलार्ध में, इनको याद रखना। और ये इतनी भयंकर चलती हैं, एकदम फास्ट। ये पछुआ पवनें ही होती हैं, ये तीनों, गरजता 40, प्रचंड 50, चीकता 60, ये पछुआ पवनें ही होती हैं। और ये इतनी तेज गति से क्यों चलती हैं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जमीन की कमी है, मतलब भूमि का अभाव रहता है, सिर्फ समुद्र है यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में, है ना। आप नक्शे में देखना तो कोई रुकावट तो होती नहीं है इनके सामने, और ये एकदम भयंकर तरीके से सुसाइड करती भागी जाए, है ना। तो इनको ये नाम दे रखा है। मतलब 40 डिग्री अक्षांश के सारे जो चलती हैं वो गरजता 40, और 50 डिग्री अक्षांश के पास चलती हैं वो प्रचंड 50, और जो 60 डिग्री के पास चलती है उसे चीकता 60 कहते हैं। तो ये कुछ देखना आप, समझ में आया या नहीं आया, एक बार चित्र का आप ले लेना, क्या स्क्रीन शॉट ले लेना, है ना। ये देखो, आप भी बना लेना, और 1-2 बार आप देखोगे ना इसे, तब इतना बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। और अब मैंने इनको लिखा भी है और कुछ तथ्य भी लिखे हैं, तो उनको भी याद रखना। देखना कौन कौन से क्या तथ्य हैं, तो वही अब देखेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, तो ये देखना, वायुदाब पेटियां तो क्या है, पृथ्वी पर 7 वायुदाब पेटियां पाई जाती है। इन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी, एक तो ताप जनित वायुदाब पेटियां, ठीक है, दाब नहीं लिखा मैंने यहां पर, है ना, वायुदाब पेटियां, ये 3 होती हैं ताप जनित। कौन कौन सी, फिर से देख लो, दोनों तरफ 0 डिग्री से, मतलब 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के जो मध्य जो वायुदाब पेटी मिलती है, ये ताप जनित है। और जो ध्रुव पर है वो भी ताप जनित है, और जो दक्षिणी ध्रुव पर है वो भी ताप जनित है। तो ये हो गई। और एक होती है कौन सी, गति जनित वायुदाब पेटी, ये 4 होती हैं। ये 4 कौन कौन सी है, देखो, एक तो ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, जिसे हम अश्वक्षांश बोलते हैं। इसी तरह से ये 30 से 35 डिग्री के मध्य है ना, तो ये दोनों तरफ है, दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में। अक्षांश सेम मिलेगा दोनों गोलार्ध में। और एक ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ये 60 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य है। ये गतिजनित है ये दोनों। और दक्षिणी गोलार्ध में भी इन्हीं अक्षांशों के बीच जो 30 डिग्री 35 से अश्वक्षांश और 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ये गतिजनित है। और इनको ये भी ध्यान रखना कि जो 60 से 65 डिग्री है, इनके मतलब लो प्रेशर पाया जाता है, ठीक है। और जो 30 से 35 है, इनके मध्य हाई प्रेशर पाया जाता है। और दोनों तरफ 10 डिग्री, है ना, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ लो प्रेशर पाया जाता है। इन चीज का ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं क्या है। वायुदाब का सर्वप्रथम अध्ययन ओटो फोन गेरिक ने किया। किसने किया, ओटो फोन गेरिक ने किया। अब वायुदाब के अध्ययन को क्या कहते हैं, मीटियोरोलॉजी, क्या कहेंगे, मीटियोरोलॉजी कहते हैं। इसको ध्यान में रखना। वायुदाब को बैरोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। ये तो सभी को पता होगा कि वायुदाब किससे नापा जाता है, तो बैरोमीटर से। तो लेकिन इस वायुदाब के जो अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, मीटियोरोलॉजी कहते हैं, याद रखना। सबसे पहले अध्ययन किसने किया था, ओटो फोन गेरिक ने किया था, ठीक है। और ताप जनित वायुदाब पेटियां कितनी होती हैं, 3। गति जनित वायुदाब पेटियां कितनी होती हैं, 4।
और पृथ्वी पर कितनी वायुदाब पेटियां मिलती हैं? 7। और इन्हें 2 भागों में बांटते हैं, ताप जनित और गति जनित। ठीक है, ऐसे याद रखना। अब है मापने की प्रचलित इकाई केपीए है, मिलीबार तथा पास्कल होती है। व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली इकाई है किलो पास्कल, मतलब किलो पास्कल का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। पास्कल ने 1643 में सर्वप्रथम बताया कि वायुमंडलीय दाब ऊंचाई के साथ साथ घटता जाता है और यह समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। वायुदाब कहां पर अधिक मिलेगा? समुद्र तल पर। समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब लगभग 76 सेमी होता है। ठीक है, और ये कितना मिलेगा? मिलीबार में देखेंगे तो कितना? 1013.25 मिलीबार होता है। कितना होता है? 1013.25 मिलीबार होता है। वायुदाब की, अगला है वायुदाब घटने की दर प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होती है। मतलब हम 10 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 मिलीबार दाब घट जाएगा। अब है विश्व का सबसे अधिक वायुदाब 1075.2 मिलीबार साइबेरिया के इर्कुटस्क में है। ठीक है ना, याद रखना। विश्व का सबसे अधिक वायुदाब कहां कितना है? 1075.2 मिलीबार, जो साइबेरिया के इर्कुटस्क जो स्थान है ना, वहां पर। ठीक, अब है अगला, विश्व के सबसे कम वायुदाब 877 मिलीबार मरियाना द्वीप के पश्चिम में है। और कोई किताब में ये 870 भी मिल सकता है भैया ना, तो आप देखना, मतलब ऑप्शन में आएगा तो 877 या 870 ही एक ही आएगा इनमें से। और ये मारियाना द्वीप कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में और एशिया के जो मुख्य भूमि है ना, उसके दक्षिण में मिलता है, प्रशांत महासागर में मारियाना। ये लगभग 25,000 द्वीप हैं यहाँ पर। तो जो मारियाना द्वीप है ना, वहां पर जो उसके पश्चिम में है, ये सबसे कम वायुदाब मिलता है। अब है समदाब रेखा। कौन सी? समदाब रेखा, जो सागर तल पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है। ठीक है, उसे हम समदाब रेखा कहते हैं। वायुदाब और तापमान में विपरीत संबंध होता है, इस चीज का भी ध्यान रखना। जहां पर तापमान अधिक होगा वहां पर वायुदाब बहुत कम होगा, और जहां पर तापमान कम होगा वहां पर वायुदाब अधिक होगा। तो ऐसे विपरीत संबंध पाया जाता है। पृथ्वी के कोरियालिस बल के कारण हवाएं मुड़ जाती हैं, ये बात मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले, और आप ध्यान भी रखना। ठीक है, तो अब अगला है हमारा, इनको मैंने ये गोलार्थ में हवाएं चलती है ना, व्यापारिक पवने, ये इनको अच्छी तरह से समझा रखा है, आप देख भी लेना। पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में भिन्नता के कारण ही वायु में गति उत्पन्न होती है, और इसी गतिशील वायु को हम क्या कहेंगे? पवन कहेंगे, है ना। ठीक है ना, पवन किसे कहते हैं? अगर परिभाषा भी आ जाए या पूछ ले तो क्या बोलते हैं उसे? पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में भिन्नता के कारण ही वायु में गति उत्पन्न होती है, और इसी गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं। ठीक है, जैसे डोलड्रम जो क्षेत्र है ना, वो विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र, वहां पर तापमान अधिक होता है और वायु क्या करती है? गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, क्षैतिज न होकर उधर उधर, मतलब ऊपर की तरफ उठ जाती है, और हवाएं तेज गति से आगे बढ़ती हैं गर्म होने के बाद, है ना। ठीक है, अब है अगला है, ये देखो, इसे थोड़ा सा ध्यान से रखना। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवने, तो ये लगभग 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के मध्य चलती है। कौन सी? ये देखो, कहां से? व्यापारिक पवने उत्तरी गोलार्ध में लगभग यहां से यहां इस इन दोनों के बीच में
चलती हैं ये व्यापारिक पवने। और ये किस तरफ चलती हैं, इनकी दिशाएं क्या है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पूर्व की तरफ से आएंगी और दक्षिण पश्चिम की तरफ जाएंगी। अब है उत्तरी गोलार्ध में पछवा पवने। उत्तरी गोलार्ध में पछवा पवने ये 30 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य चलती है। और ये किस तरफ से आती हैं, किस तरफ जाती हैं पछवा पवने, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में जाती है। दक्षिण पश्चिम से तो आएंगी और उत्तर पूर्व में जाएंगी। कौन सी, उत्तरी गोलार्ध में पछवा पवने। अब है दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवने। ये भी 0 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य चलती हैं, है ना। कहां पर, यहां से, मतलब ये दक्षिणी गोलार्ध है ना, ये व्यापारिक पवने ये रही। तो ये 5 से लेकर लगभग 5 से चलना शुरू हो जाती है और 30 डिग्री तक की चलती हैं। और इनकी दिशा क्या होती है, दक्षिण पूर्व से चलेंगी और उत्तर पश्चिम में जाएंगी, मतलब दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। ये कैसे, देखो ये दक्षिण है, ये पूर्व है, तो ये ऐसे चली ना, और फिर ये इस तरफ मुड़ गई, तो दक्षिण पूर्व हुआ ना। अब ये जा किस तरफ रही है, उत्तर और पश्चिम की तरफ जा रही है ना। ये देखो ऐसे जा रही है ना, तो ऐसे जाती है, इनका याद रखना। अब है दक्षिणी गोलार्ध में पछवा पवने। 35 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य चलेंगी। 35 डिग्री से 65, ये दोनों गोलार्ध में सेम ही है ना, 35 डिग्री से 65 डिग्री लगभग यहां तक चलती हैं ये पछवा पवने। तो ये किस तरफ चलेंगी, ये देखो उत्तर पश्चिम से और दक्षिण पूर्व में जाती है। मतलब ये देखो ये ऐसे है ना, तो ये ऐसे आएंगे, ऐसे आती हैं और फिर इधर मुड़ जाती हैं। ये उत्तर और, है ना, और ये पश्चिम और ये दक्षिण और ये पूर्व, ये इस तरफ से आकर इस तरफ जाती है पछवा पवने दक्षिणी गोलार्ध में। किस तरफ, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम तक। ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। 1-2 बार आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और ये चित्र एक बना लेना, तो इसमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आप, है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना।